वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 30 अक्टूबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है निएंडरथल के बारे में। तो निएंडरथल कौन थे, इनके बारे में देख लेते हैं। 1,20,000 साल पहले साइबेरिया में रहने वाले निएंडरथल को के जीनोम की तुलना उप सहारा अफ्रीका के आधुनिक मनुष्यों के जीनोम से करने पर दोनों प्रजातियों के प्रवासी और अंतर प्रजनन इतिहास के बारे में जानकारी मिली है। अभी ये चर्चा में है, तो आइए देख लेते हैं। ये सबसे करीबी ज्ञात जो मनुष्य के जो रिलेटिव होते हैं उनमें से हैं और होमो सेपियंस के साथ ये जुड़े हुए हैं। यहाँ ये होमो निएंडरथेलेसिस प्रजाति से माने जाते हैं। ये लगभग 4 लाख से लेकर 40,000 साल पहले तक पूरे यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में रहते थे। जीवाश्मों और डीएनए दोनों के वर्तमान साक्ष्य से पता चलता है कि निएंडरथल और आधुनिक मानव वंश कम से कम 5 लाख साल पहले अलग हो गए थे। निएंडरथल अंततः विलुप्त होने से पहले लंबे समय तक आधुनिक मनुष्यों के साथ सह अस्तित्व में रहे हैं। यद्यपि वे लंबे समय से विलुप्त हैं, उनके जीन अभी भी आधुनिक मानव डीएनए में मौजूद हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं? तो इनकी खोपड़ी की कुछ परिभाषित विशेषताओं में इनके चेहरे का बड़ा मध्य भाग, झुकी हुई गाल की हड्डियां और ठंडी सूख हवा में और नम करने के लिए एक बड़ी नाक शामिल है। इनके शरीर आधुनिक मनुष्यों की तुलना में छोटे और गठीले थे, जो ठंडे वातावरण में रहने के लिए एक अनुकूल था। लेकिन उनका दिमाग आधुनिक मनुष्यों से बड़ा था और अक्सर ये बड़ा होता था उनके मजबूत शरीर के अनुपात में। उनकी हड्डियों से पता चलता है कि वे बेहद मांसल और मजबूत थे, लेकिन उन्होंने कठिन जीवन जिया और बार बार उन्होंने चोटें खाई। निएंडरथल ने विभिन्न प्रकार के परिष्कृत उपकरण बनाए और उनका उपयोग किया। आग को नियंत्रित किया, आश्रय में रहते थे, कपड़े पहनते थे और बड़े जानवरों के कुशल शिकारी थे। पौधों का भोजन भी खाते थे और कभी कभी ये प्रतीकात्मक या सजावटी वस्तुएं भी बनाते थे। इस बात के प्रमाण हैं कि निएंडरथल जानबूझकर अपने मृतकों को दफनाते थे और कभी कभी उनकी कब्रों को फूलों जैसे प्रसाद से भी चिन्हित करते थे। हमारा अगला आर्टिकल है लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। आसाम की लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजना ने अभी हाल ही में एक गंभीर झटके का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ एक बड़े भूस्खलन ने इसकी एकमात्र कार्यात्मक डायवर्जन सुरंग को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया है, जिससे नदी के माध्यम से पानी का प्रवाह काफ़ी बाधित हो गया है। इसीलिए चर्चा में है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये भारत में शुरू की गई अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ये सुबनसिरी नदी पर एक रन ऑफ रिवर योजना है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर उत्तरी लखीमपुर के पास स्थित है। इसकी क्षमता 2000 मेगावाट है और यह सालाना 7.4 अरब किलोवाट बिजली पैदा करेगा। इस परियोजना में एक सतह बिजली घर और एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध का निर्माण भी शामिल है, जो नदी के तल स्तर से 116 मीटर ऊंचा है। इस बांध की लंबाई 284 मीटर होगी। बांध असम के धेमाजी जिले में स्थित है, जबकि बिजली घर अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में स्थित है। इसे राज्य संचालित नेशनल हाईवे पावर कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी? तो इस परियोजना में लागत 70% और 30% की इक्विटी के साथ शेयर होगा। इसमें ऋण वित्त पोषित के माध्यम से समय अवधि और ऋण प्रावधान के माध्यम से ये पूरा किया जाएगा। केंद्र सरकार की इक्विटी घटक के हिस्से के रूप में बजटीय सहायता प्रदान कर रही है।
70-30 का रेशियो रहेगा इसमें, सही 70% केंद्र सरकार देगी और 30% राज्यों से लिया जाएगा इसके लिए। सुबनसिरी नदी के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो सुबनसिरी नदी जिसे गोल्ड रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये असम, अरुणाचल प्रदेश और चीन के तिब्बत स्वायत्त जो क्षेत्र है वहाँ से होकर बहती है। ये हिमालय पर्वत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश के पूर्व और दक्षिण हिस्से की ओर बहती है और फिर ये असम घाटी में बहने लगती है। अंत में असम के लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है और मौजूली द्वीप के रहस्यमय संगम पर ब्रह्मपुत्र से मिलती है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े बसे हुए नदी द्वीप के रूप में जाना जाता है मौजूली द्वीप को। इसकी कुल लंबाई 442 किलोमीटर है। हमारा अगला आर्टिकल है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार के बारे में, यानी निसार के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इस बात की खोज को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार है कि पृथ्वी के वन और आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव वैश्विक कार्बन चक्र को कैसे प्रभावित करते हैं और जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित करते हैं। नासा इसको सिंथेटिक अपर्चर रडार के बारे में देख लेते हैं। तो ये निसार के बारे में, तो निसार ये नासा और इसरो द्वारा ये संयुक्त रूप से एक विकसित किया हुआ लो अर्थ ऑर्बिट वेधशाला है। ये एक इस SUV आकार का उपग्रह है जिसका वजन 2800 किलोग्राम है। इसमें एक बैंड और S बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार उपकरण शामिल है जो इसे दोहरी आवृत्ति इमेजिंग रडार उपग्रह बनाता है। NISAR हमारे ग्रह की सतह में परिवर्तन को मापने के लिए दो अलग अलग रडार आवृत्तियां L बैंड और S बैंड का उपयोग करने वाला पहला उपग्रह मिशन होगा। SAR बादलों को भेदने में सक्षम है और मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना दिन रात डेटा एकत्र करेगा, यानी मौसम खराब हो चाहे अच्छा हो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दिन रात अपना कार्य करेगा। नासा ने L बैंड रडार GPS डेटा स्टोर करने के लिए एक उच्च क्षमता वाला सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर और एक पेलोड डेटा सबसिस्टम प्रदान किया है। इसरो ने इस S बैंड रडार GSLV प्रक्षेपण प्रणाली और अंतरिक्ष यान प्रदान किया है। इसमें सोने की परत चढ़ाए गए तार की जाली से बना एक बड़ा 39 फीट का स्थिर एंटीना रिफ्लेक्टर भी है शामिल है, जिसका उपयोग उपकरण संरचना पर ऊपर की ओर फीड द्वारा उत्सर्जित और प्राप्त रडार संकेतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य पृथ्वी के बदलते जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसकी गतिशील सतहों और बर्फ के जो द्रव्यमान को ये मापेगा। बायोम, प्राकृतिक खतरों, समुद्री स्तर में वृद्धि और भूजल के बारे में ये जानकारी इकट्ठा करके प्रदान करेगा। NISAR विश्व स्तर पर आरोही और अवरोही मार्गों पर 12 दिनों की नियमितता के साथ पृथ्वी की भूमि और बर्फ से ढकी सतहों का निरीक्षण करेगा। हमारा अगला आर्टिकल है अर्थक्वेक स्वाम के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। हाल ही में पिछले दिनों में 5500 से अधिक छोटे भूकंपों के साथ एक भूकंपीय समूह दक्षिण पश्चिम आइसलैंड में रेक्जेंस प्रायद्वीप पर आया हुआ है, तभी ये चर्चा में है। तो ये आइए इसके बारे में देखते हैं। तो ये बिना किसी मुख्य आघात के कई यानी कभी कभी हजारों या कम तीव्रता वाले भूकंप एक श्रृंखला है जो सक्रिय भूतापीय क्षेत्रों में कई हफ्तों तक आ सकते हैं। जब भूकंपीय ऊर्जा पृथ्वी के अंदर जमा हो जाती है और कुछ बिंदुओं से थोड़ी मात्रा में निकलती है तो भूकंप की एक श्रृंखला घटित हो सकती है। समूह के क्रम का क्या कारण है? तो ये द्रव्य संचलन। तो ये ज्वालामुखीता में गहरे मैग्मा से निकलने वाला तरल पदार्थ हो सकता है या सक्रिय भूतापीय क्षेत्रों जैसे कि ताउपो ज्वालामुखी क्षेत्र जैसे ज्वालामुखी क्षेत्रों में के भीतर विस्तृत हो सकता है। तरल पदार्थों से उत्पन्न भूकंप उन दरारों और भ्रंशों पर भ्रंश फिसलन के रूप में घटित होते हैं जिनके माध्यम से पानी बह रहा होता है।
सक्रिय ज्वालामुखी कौन से होते हैं? तो मैग्मा की गति समूह के लिए जो ड्राइविंग तंत्र के रूप में जो कार्य कर सकती है, जिससे भूकंप उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि मैग्मा से भरी दरारें पृथ्वी की परत के माध्यम से अपना रास्ता बनाती हैं। ऐसे मामले में भूकंप सामान्यतः दरार की नोक के पास मैग्मा के आगे जहां दरार खुलने लगती है या दरार के किनारे पर आते हैं। धीमे फिसलने वाली घटनाएं क्या होती हैं? तो धीमे फिसलने वाली घटनाएं अनिवार्य रूप से कम तीव्रता का भूकंप है और सामान्यतः एक भ्रंश के साथ सेंटीमीटर के लेकर एक सेंटीमीटर से लेकर यहाँ 10 सेंटीमीटर तक की गति हफ्तों से लेकर वर्षों तक चलती रहती है। सामान्यतः हिकुरंगी छेपड़ क्षेत्र में धीमी गति से फिसलने की घटनाएं सामान्यतः प्रति वर्ष कम से कम 1 या 2 बार होती हैं। रेकजेंस प्रायद्वीप के बारे में देख लेते हैं। तो रेकजेंस प्रायद्वीप यह दक्षिण पश्चिम आइसलैंड में स्थित एक प्रायद्वीप है। इसकी विशेषता विशाल लावा क्षेत्र, ज्वालामुखीता और बढ़ी हुई भूतापीय गतिविधियां हैं। ये मध्य अटलांटिक दरार के साथ विस्तृत है, जहां यूरेशियन और उत्तरी अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेटें अलग होती हैं। हमारा अगला आर्टिकल है कोयना बांध के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। सतारा जिले के बांधों में खराब भंडारण के कारण कोयना बांध अधिकारियों ने सिंचाई और बिजली उत्पादन दोनों के लिए पानी के निर्वहन में कटौती का प्रस्ताव किया है। तो अब कोयना बांध के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह महाराष्ट्र राज्य में सबसे बड़े बांधों में से एक है और सतारा जिले के कोयना नगर में ये स्थित है। ये कोयना नदी पर बना एक मलबा कंक्रीट का बांध है। इस बांध का निर्माण 1963 में पूरा हुआ था और ये भारत की आज़ादी के बाद बनी प्रमुख सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक है। बांध का मुख्य उद्देश्य पड़ोसी क्षेत्रों के कुछ सिंचाई के साथ पनबिजली परियोजना को बढ़ावा देना है। इस कोयना जलविद्युत परियोजना ये भारत में सबसे बड़ा पूर्ण जलविद्युत संयंत्र है, जिसकी कुल स्थापित क्षमता 1920 मेगावाट है। कोयना बांध जलग्रहण क्षेत्र कोयना नदी को अवरुद्ध करता है और शिवसागर झील को बनाता है, जो लगभग 50 किलोमीटर लंबी है। ये बांध मानसून के मौसम में बाढ़ नियंत्रित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोयना नदी के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो ये कोयना नदी ये महाराष्ट्र के पश्चिम भाग में कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट के एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन महाबलेश्वर के पास से निकलती है ये नदी सिर्फ 100 मीटर चौड़ी है और धीमी गति से बहती है। महाराष्ट्र की अधिकांश अन्य नदियां के विपरीत ये पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है और कोयना नदी उत्तर से दक्षिण दिशा में बहती है। ये नदी भारत के सतारा जिले के कराड में कृष्णा नदी में विलीन हो जाती है, यानी मिल जाती है। कोयना नदी जलविद्युत परियोजना के माध्यम से अपनी बिजली उत्पादन क्षमता के कारण कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला आर्टिकल है सरफेस वाटर आइस मैपिंग के बारे में। अभी हाल ही में नासा ने सरफेस वाटर आइस मैपिंग प्रोजेक्ट ने मानचित्रों का चौथा सेट जारी किया है, तभी ये चर्चा में है। तो इसको देख लेते हैं। इसका उद्देश्य मंगल ग्रह की सतह के नीचे दबी जलीय बर्फ तक पहुंचने के लिए सर्वोत्तम स्थानों का पता लगाना है। ये हाल ही में जारी मानचित्रों का चौथा सेट 2017 में परियोजना शुरू होने के बाद से सबसे विस्तृत और सटीक है। इसका नेतृत्व टक्सन एरिजोना में गृह विज्ञान संस्थान द्वारा किया जाता है और दक्षिणी कैलिफोर्निया ने नासा की जेट प्रोपल्सन प्रयोगशाला द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह परियोजना नासा की कई मिशनों के डेटा का उपयोग करती है, जैसे कि मार्स रिकॉग्निजेंस ऑर्बिट MRO 2001, मार्स ओडिसी और निष्क्रिय मार्स ग्लोबल सर्वेयर। SWIM ने MRO पर 2 उच्च रेजोल्यूशन वाले कैमरों का उपयोग किया और कैमरा डेटा का उपयोग उत्तरी गोलार्ध के मानचित्रों को बेहतर बनाने के लिए किया गया था। पहली बार हिराइज यानी हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट यानी उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग विज्ञान प्रयोग
डाटा का प्रयोग भूमध्य रेखा के जितना संभव हो सके बर्फ के किनारे का सबसे विस्तृत दृश्य प्रदान करने के लिए किया गया था। स्विम परियोजना का पहला चरण 2019 में समाप्त हुआ, जो उत्तरी गोलार्ध पर केंद्रित था। दूसरा चरण 2020 में समाप्त हुआ, जो दक्षिण गोलार्ध में शामिल करता है इसको। अब नए मानचित्र की मुख्य बातें क्या हैं? तो नए मानचित्र की मुख्य बातों में नए मानचित्र में तथाकथित बहुभुज भूभाग को दिखाना शामिल है, जहां उपसतहीय बर्फ के मौसमी विस्तार और संकुचन के कारण जमीन में बहुभुज दरारें बन जाती हैं, जो सतह के नीचे अधिक बर्फ छिपी होने का संकेत देती हैं। हमारा अगला आर्टिकल है इलायची की खेती के बारे में। तो आइए देख लेते हैं इलायची कृषि के बारे में। उत्तर पूर्व मानसून के समय उच्च सीमा पर पहुंचने से भारत में इलायची उत्पादकों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। इलायची कृषि के बारे में देख लेते हैं। तो इसे मसालों की रानी के रूप में भी जाना जाता है और ये जिंगीबेरासी परिवार से संबंधित है। ये दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के सदाबहार वर्षा वनों का स्थानिक है, यानी वहाँ ये होती है। इसकी खेती मुख्य रूप से दक्षिणी राज्यों जैसे कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में की जाती है। यहाँ पर मिट्टी और जलवायु इसके लिए कैसी होनी चाहिए? तो यहाँ ये बनिए दोमट मिट्टी में उगाया जाता है, जो आमतौर पर 5 से 6.5 के pH मान की सीमा के साथ प्रकृति में अम्लीय होती है। ये फसल 600 से 1500 मीटर तक की ऊंचाई पर उगाई जा सकती है और इसके लिए तापमान 10 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और वर्षा 1500 से 4000 मिलीमीटर होनी चाहिए। कम से कम मध्यम वाली फास्फोरस और मध्यम उच्च वाली पोटेशियम वाली ह्यूमरस समृद्ध मिट्टी में रोपण करने पर इलायची की में वृद्धि इसकी पैदावार बढ़ जाती है। इसका उपयोग स्वाद बढ़ाने वाले एक मसाले के रूप में और पारंपरिक चिकित्सा में औषधि के रूप में किया जाता है। हमारा अगला आर्टिकल है इजेक्टा हेलो के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने खुलासा किया है कि चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल ने चंद्र सामग्री का एक शानदार इजेक्टो हेला उत्पन्न किया है। तो देख लेते हैं इजेक्टो हेला क्या है। तो ये चंद्रयान 3 मिशन का एक विक्रम लैंडर के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा था। डिसेंट स्टेज थ्रस्टर्स की प्रक्रिया और परिणामी लैंडिंग के दौरान चंद्र एपिरोगोलिथिक सामग्री की एक महत्वपूर्ण मात्रा बाहर निकली, जिसके परिणाम स्वरूप परावर्तन विसंगति या इजेक्टा हेलो हुआ। इसरो के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2.6 टन चंद्र एपिरेगोलिथ को लैंडिंग स्थल के आसपास 108.4 वर्ग मीटर के क्षेत्र में उत्सर्जित और विस्थापित किया गया था। इजेक्टो हेला लैंडर के चारों ओर अनियमित चमकीला खंड है। इसका महत्व क्या है? तो ये खोज ऐसी घटना के दौरान चंद्रमा की जो सामग्रियों के व्यवहार और उसके उस पर प्रकाश डालती है। ये चंद्र भूविज्ञान पर शोध और समझ के लिए भी नए रास्ते को खोलता है। अब देख लेते हैं रेगोलिथ क्या है। तो ये ठोस चट्टान को ढकने वाला एक असंगठित, ढीला, विषम और सतही निक्षेपों का एक आवरण है। एपिरेगोलिथ चंद्र चट्टानें और मिट्टी या रेगोलिथ या चंद्रमा की धूल है। हमारा अगला आर्टिकल है तालगिरीश्वर मंदिर के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में पनामालाई में 1300 साल पुराने तालगिरीश्वर मंदिर के पल्लव काल के चित्रों की उपेक्षा उन्हें नए काफ़ी अधिक प्रभावित किया है। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं तालगिरीश्वर मंदिर के बारे में। तो ये भारत के तमिलनाडु में विल्लुपुरम जिले के पनामालाई गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पनामालाई झील के पास एक महत्वहीन छोटी पहाड़ी, जिसका कोई खास महत्व नहीं है, उसका पहाड़ी पर किया गया था। और मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिम्हा वर्मन द्वितीय ने करवाया था, जो नरसिम्हा के नाम से भी प्रसिद्ध थे। इसकी मंदिर की विशेषताएं क्या हैं? तो ये 7वीं शताब्दी की इस संरचना में एक विमान है जो कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर जैसा दिखता है।
गर्भगृह में एक धारलिंगम है और उस काल के पल्लव मंदिरों की तरह मंदिर की सबसे पिछली दीवार पर एक सोम स्कंद खंड है। इसे एक अर्ध मंडप या आंशिक मंडप इसमें शामिल है। अर्ध मंडपम दीवारों पर देवताओं के चित्र बने हैं, जिन्हें ब्रह्मा के साथ सरस्वती और विष्णु के साथ लक्ष्मी जी को यहाँ पर दर्शाया गया है। मंदिर का मुख पूर्व की ओर है और गर्भगृह तीनों तरफ से उप मंदिरों से घिरा हुआ है। बाद के काल में इस संरचना के कुछ और उप मंदिर और एक महामंडपम, एक विशाल मंडप जोड़ा गया। विमान 3 परतों वाला है और ऊंचे स्तर का भी एक पुनर्निर्माण यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर विशिष्ट पल्लव चिन्ह, झुके हुए शेरों वाले स्तंभ भी बने हैं। इस मंदिर की चित्रकारी कैसी है? तो इस मंदिर में की पेंटिंग अजंता और सितन बासल की पेंटिंग से काफ़ी मिलती जुलती है। ये पेंटिंग तालगिरीश्वर यानी शिव मंदिर के उत्तरी किनारों पर एक उप मंदिर की दीवार पर है। ये ध्यान रखना, ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ 8 हाथों से नृत्य करते हुए भगवान शिव की एक पेंटिंग है, जिसे लता थिल गभानी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे देवी पार्वती अपने मुकुट और अच्छी तरह से सजाए गए छत्र के साथ देख रही हैं। ये सितन बासल पेंटिंग से भी पुरानी है। ये पेंटिंग पत्थर की दीवारों को चूना पत्थर और रेत के लेप से ढकने के बाद बनाई गई थी। तो आज के हमारे सारे आर्टिकल खत्म हो गए। थैंक यू, धन्यवाद।